हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा रोग निदान फर्स्ट पेपर का ये 6th चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है दोष विकृति। ठीक है, दोष विकृति के आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली बात करेंगे निदान के ऊपर। ठीक है, निदान में इसकी परिभाषा देखेंगे हम लोग। ठीक है, निदान किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट होगा हमारा यहाँ पे उसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, इसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं निदान के ऊपर। अब यहाँ पे जो निदान डिस्कस होने वाला है, जो निदान पंचक का है, जिसका हम लोग अर्थ निकालते हैं हेतु। ठीक है, निदान के दो अर्थ बताए थे मैंने, एक हेतु और दूसरा होता है व्याधि विनिश्चय। ठीक है, व्याधि विनिश्चय, ये दोनों निदान के ही पर्याय है। अब पर्याय का मतलब ऐसा है कि एक्चुअली निदान वर्ड जो यूज होता है वो हेतु के लिए भी होता है और व्याधि विनिश्चय यानी कि डायग्नोसिस के लिए भी होता है। ठीक है, इसे हम लोग मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्नोसिस कहेंगे और हेतु का मतलब होता है कॉजेस। ठीक है, लेकिन दोष विकृति ये चैप्टर में स्पेशली बात करी गई है हेतु यानी कि कॉजेस के ऊपर, जिसे हम लोग निदान कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे व्याधि विनिश्चय की कोई बात होने वाली नहीं है, तो याद रखना यहाँ पे निदान का मतलब सिर्फ हेतु लिया गया है। ठीक है, तो दोष विकृति में पहला जो निदान की परिभाषा दी गई है वो माधव निदान का श्लोक है। यहाँ पर अलग अलग परिभाषा है, इसमें से आप 3 से 4 परिभाषा याद रख सकते हो। सिंपल मीनिंग्स है इसके, यानी कि कोई भी अगर चीज हमें याद रखनी है तो उसका मीनिंग अगर आप अच्छी तरह से याद रखते हो तो वो श्लोक भी आपको याद रहने में आसानी होती है। ठीक है, तो परिभाषा में पहली जो परिभाषा दी गई है उसका यहाँ पर मधुकोश टीका में क्या है कि निदानत्वादि कारण। ठीक है, यानी कि जो व्याधि है उसका आदि कारण क्या है। ठीक है, आदि यानी शुरुआती कारण क्या है, उसे ही हम लोग निदान कहते हैं। ठीक है, व्याधि का आदि कारण जो होता है उसे हम लोग निदान कहते हैं। दूसरा उन्हीं का श्लोक है, रोग आरंभक दोष प्रकोप जन्य कारण, यानी कि दोष प्रकोप होने के लिए, ठीक है, दोष प्रकोप होने के बाद ही व्याधि उत्पन्न होगा, तो दोष प्रकोप होने के लिए जो कारण जन्य, तो दोष प्रकोप किस वजह से हुआ, वो जो कारण होंगे होने के लिए पर्याप्त कारण। ठीक है, पर्याप्त कारण जो है वही निदान है। ठीक है, क्योंकि दोष प्रकोप होने के बाद ही व्याधि उत्पन्न हो रहा है, तो दोष प्रकोप जन्य जो भी कारण होंगे वो निदान कहलाएंगे। ठीक है, तीसरी व्याख्या क्या दी है, व्याधि उत्पत्ति हेतु निदान। ठीक है, तो व्याधि को उत्पन्न करने वाले जो हेतु होंगे, व्याधि उत्पन्न करने वाले हेतु, उसी को हम लोग निदान कहेंगे। ठीक है, ये हो गई तीसरी परिभाषा। चौथी परिभाषा चरक में क्या है, तत्र निदानम कारणम इति युक्तम अग्रे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर व्याधि उत्पन्न हुआ है उसके कारण क्या है, कारणम इति युक्तम अग्रे, यानी कि शुरुआती कारण क्या थे उसे को हम लोग निदान कहेंगे। ठीक है, तो व्याधि के आदि कारण या व्याधि के शुरुआत के जो कारण होंगे उसे हम लोग निदान कहेंगे। तीसरा यहाँ पर नेक्स्ट परिभाषा क्या है, अष्टांग संग्रह की है, तत्र निदान वात आदि प्रकोप। ठीक है, यानी कि वात आदि दोष, इनको प्रकोपित करने वाले, दोष को प्रकोपित करने वाले जो भी कारण होंगे, करने वाले कारण जो भी होंगे वही हमारे निदान कहलाएंगे। ठीक है, ये हो गई अष्टांग संग्रह की एक और व्याख्या। उसके बाद में और वाग्भट ने क्या कहा है, सर्वेशा रोगानाम निदानम कुपितामल। ठीक है, यानी कि सर्व रोगों का जो निदान होता है वो कुपित मल होता है, यानी कि कुपित दोष। ठीक है, प्रकुपित दोष जो होंगे वही रोग निदान का कारण होंगे। ठीक है, यानी कि रोग के व्याधि जो उत्पन्न हुआ उसके कारण जो होंगे वो कुपित मल होंगे, लेकिन कुपित मल को उत्पन्न करने वाले जो भी कारण होते हैं उसे हम लोग यहाँ पर निदान कहते हैं। ठीक है, ये हो गई वाग्भट की परिभाषा। ठीक है, गन्नाथ सेन ने इसके बारे में क्या कहा है, बाह्यम निमित्तम रोगानाम निदानम इति कीर्तितम, यानी कि जो भी बाह्य कारण होंगे, बाह्य कारण जो होते हैं उसे भी हम लोग निदान ही कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबका अगर हम लोग निचोड़ देखेंगे इन व्याख्याओं का, इन परिभाषाओं का,
तो जो भी व्याधि उत्पन्न हुआ है उसके शुरुआती जो कारण होते हैं, दोष प्रकोप के लिए भी जो भी आहार विहार या फिर और कोई पर्यावरणवादी जो कारण होंगे वो सारे निदान कहलाएंगे। तो बेसिकली अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं तो कोई भी अगर डिसीज होगा तो उसमें जो कॉजेस होते हैं, प्राइमरी कॉजेस होते हैं, वही हमारे निदान कहलाते हैं। ठीक है, निदान के कुछ पर्याय भी दिए हैं यहाँ पर। निमित्तम हेतु आयतनम प्रत्यय उत्थान कारणम निदान आहो पर्याय। ठीक है, तो वाग्भट निदान का ये श्लोक है, इसमें क्या क्या कारण पर्याय दिया है। पहला निदान का निमित्त, ठीक है, तो ये पर्यायवाची शब्द है। दूसरा क्या है, हेतु, ठीक है। तीसरा पर्यायवाची शब्द दिया है आयतन, ठीक है। चौथा प्रत्यय, पांचवा उत्थान और छठा कारण। ठीक है, तो ये पर्यायवाची शब्द है हमारे निदान के लिए। क्या क्या कहते हैं हम लोग उसको निदान भी कह सकते हैं। उसके बाद में निमित्त एक शब्द आया है, हेतु कह सकते हैं, आयतन कह सकते हैं, प्रत्यय भी कहा जाता है, उत्थान भी कहा जाता है और कारण भी कहा जाता है। तो ये सब निदान के लिए पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपको कोई शब्द यहाँ से उठाकर दिया जाता है कि इसकी व्याख्या, हेतु की व्याख्या बताओ, आयतन क्या होता है ये बताओ, प्रत्यय क्या होता है बताओ, उत्थान क्या होता है, कारण क्या होता है, फिर निमित्त क्या होता है, इन सब का मीनिंग निकल के आता है यहाँ पे हमारा निदान। ठीक है, यानी कि कॉजेस क्या है। ठीक है, अब इसके बाद में क्लासिफिकेशंस को समझते हैं। इनका कारण मतलब निदान का जो क्लासिफिकेशन क्या है वो ऑलमोस्ट 7 तरह से यहाँ पर किताबों में आया। ठीक है, 7 तरह से कैसे इसको क्लासिफाई किया है। पहला हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। निदान प्रथमतः 4 प्रकार का कहा गया है। कौन से 4 प्रकार है, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी और प्राधानिक। ये 4 प्रकार के निदान कहे गए। कौन से, सन्निकृष्ट निदान, विप्रकृष्ट निदान, व्याभिचारी निदान और प्राधानिक निदान। ये 4 प्रकार के निदान पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद में बाकी की भी क्लासिफिकेशन एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला सन्निकृष्ट निदान है। सन्निकृष्ट निदान का यहाँ पर क्या श्लोक है, सन्निकृष्टो यथा नक्तम दिनं भुक्तर्षा दोष प्रकोपस्य हेतवा न ते चयम आदिकम अपेक्षते। ठीक है, इसका मतलब क्या है, माधव निदान का ये श्लोक है। इसमें सन्निकृष्ट यानी कि ये जो अगर वर्ड आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सन्निकृष्ट, निकृष्ट यानी कि नजदीक का, ठीक है, तो ये एक्यूट कॉज होता है, नियरेस्ट कॉज होता है। ठीक है, या नियरेस्ट कॉज जिसे कहा जाता है। तो जो भी नियरेस्ट कॉज या फिर जो भी चीजें ऐसी है जो एक्यूट कंडीशन में हुई है उसे हम लोग सन्निकृष्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो श्लोक आया उसका मतलब क्या होता है, नक्तम दिनर भुक्तांशा दोष प्रकोप से हेतवा न ते चयम अधिकम अपेक्षते। यानी कि व्याधि उत्पन्न होने के लिए जो हमारा षटक्रिया काल बताया जिसमें चय प्रकोप ये क्रियाएं आती है, तो उसमें का जो शुरुआती कारण है यानी कि शुरुआती प्रक्रिया जो चय है यानी कि दोषों का संचय होने की क्रिया इसमें अपेक्षित नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक्यूट कंडीशन में होने वाली चीजें जैसे आघातजन्य व्याधि, एग्जाम्पल के लिए आघातजन्य व्याधि अगर हम लोग देखेंगे तो आघातजन्य व्याधियों में दोषों का प्रकोप होता है लेकिन वो इतना अल्प होता है, सॉरी संचय जो होता है वो इतना अल्प होता है कि वो हम लोगों को नजर ही नहीं आता, क्योंकि डायरेक्टली इसमें आघातजन्य व्याधि में आपको लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, यानी कि व्याधि व्यक्त हुआ दिखाएगा, लेकिन आघातजन्य व्याधियों में आपको चय प्रकोप ये अवस्थाएं इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। वही सन्निकृष्ट हेतु कहलाते हैं, यानी कि जिसमें एक्यूट कॉज हुआ। ठीक है, तो जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो नक्तम दिनर भुक्तांशा का मतलब होता है कि जो दिन रात होते हैं उसके बाद में जो भुक्तांश यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसके आदि मध्य और अंत काल में जो हमारे दोषों का प्रकोप होता है ना, दोषों का जो भी संचय या प्रकोप होता है वो भी इतना अल्प होता है कि वो हमें समझ में नहीं आता है। सेम उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो जो सन्निकृष्ट व्याधियों का या फिर सन्निकृष्ट निदान किसे कहते हैं कि जो एक्यूट कॉज में हुआ है, ऐसे आघातजन्य जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है कि आघातजन्य व्याधियों में निदान जो होगा वो एकदम एक्यूट होगा, इसलिए ये इसका जो चय होता है वो हमें अपेक्षित या फिर हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा है विप्रकृष्ट निदान। विप्रकृष्ट निदान का मतलब क्या होता है, विप्रकृष्ट यदा हेमंते निश्चित श्लेष्मा वसंते कफ रोग करता। तो ये जो होता है वो ये डिस्टेंट कॉज होता है। ठीक है, डिस्टेंट कॉज होता है या फिर ये मान लेते हैं कि डिलेड कॉज होता है। ठीक है, इसमें जैसे क्रोनिक कॉज हम लोग जिसे कहते हैं, ठीक है, तो क्रोनिक कॉज का मतलब क्या है कि
पैथोलॉजी कहीं पहले से स्टार्ट हुई है, लेकिन उसकी व्याधि जो है व्यक्त हुई अभी हुई है, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए माधव निदान में क्या दिया है कि हेमंत निश्चित श्लेष्मा वसंत कफ रोगकृता, यानी कि हेमंत ऋतु में जो कफ संचित होने वाला है, ठीक है, कफ जो संचित होने वाला है उसके लक्षण आपको कब दिखाई देंगे, यानी कि कफ रोग कब दिखाई देंगे, वसंत ऋतु में, ठीक है। तो हेमंत से स्टार्ट हुआ कफ जो होता है वो वसंत ऋतु में जाके प्रकोपित होता है, यानी कि व्याधि में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ये डिस्टेंट कॉज कहलाते हैं विप्रकोष्ठ निदान, ठीक है, या इसे हम लोग क्रोनिक कॉज भी कह सकते हैं। तीसरा जो निदान होता है वो व्यभिचारी कहलाता है। तो व्यभिचारी का मतलब होता है वीकेस्ट या फिर वीक, ठीक है, ये वीक कॉज होते हैं। इसमें श्लोक क्या दिया है कि व्यभिचारी था ये दुर्बलत्वाद व्याधि कारण असमर्थ, यानी कि ये जो कॉज होगी ये दुर्बल होंगे और दूसरा व्याधिकरण के लिए यानी कि व्याधि उत्पन्न होने के लिए असमर्थ होगा। अब बेसिकली इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, वीक कॉज कह सकते हैं। तो वीक कॉज का मतलब क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब कोई भी हेतु दुर्बल होगा तो व्याधि भी दुर्बल होगा, अगर कोई हेतु प्रबल होगा यानी कि बलवान होगा तो व्याधि भी उतना ही बलवान होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो वीक कॉज होता है जो कि व्याधि उत्पन्न होने के लिए भी असमर्थ रहता है उसे हम लोग व्यभिचारी कॉज कहते हैं, ठीक है, या व्यभिचारी निदान कहते हैं। चौथा निदान है प्राधानिक निदान, ठीक है। तो प्राधानिक का मतलब होता है इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंट कॉज। अब इसमें क्या दिया है, प्राधानिक को यथा विष आदि, यानी कि जो पॉइजनिंग होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो मदात्य, ठीक है, मदात्य है या फिर विषाक्तता है, विषाक्तता यानी कि पॉइजनिंग है। अब ऐसी कंडीशन में जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो इतनी जल्दी होंगे कि बाकी की क्रिया होने के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए प्राधानिक कॉज को ऐसे माना जाता है कि जो विष आदि क्रियाएं होती है यानी विषाक्तता होती है, किसी भी चीज की पॉइजनिंग होती है या फिर मदात्य होता है, ऐसी कंडीशन में दोषों के प्रकोप के लिए यहाँ पर टाइम नहीं होता है, वो इतनी जल्दी प्रकोपित होते हैं कि हमें वो समझ में भी नहीं आते, इसलिए लक्षण जल्दी दिखाई देते हैं। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखा जाए तो जैसे सेप्टिसेमिया के कॉजेस, ठीक है, सेप्टिसेमिया के जो भी कॉजेस होते हैं या फिर जैसे ये कंडीशन होती है या फिर बैक्टीरियमिया होता है, ठीक है, बैक्टीरियमिया होता है, तो ये कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें प्राधानिक कॉज होता है यानी कि इंस्टेंट कॉज होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन हमें जनरली एक्यूट कंडीशन में देखने को मिलती है। तो प्राधानिक और एक्यूट में वही फर्क है कि इसमें जितना जल्दी प्रकोप हो जाता है कि वो हमें समझ में नहीं आता, तो उसे प्राधानिक कॉज का है, ठीक है। इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या दिया है यहाँ पर अगर समझेंगे तो पुनः हेतु के तीन विभाग किए गए, त्रिविधो व असात्म इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध परिणाम भेदात, ठीक है। तो मधुकोश का ये भी श्लोक है। इसके बाद में चरक ने उसको एक और भी श्लोक दिया है, त्रिन्य आयतन नीति अर्थानाम कर्मण्यम कालस्य च अतियोग अयोग मिथ्या योग, ठीक है। इसमें तीन कॉजेस दिए हैं, कौन सा, पहला असात्म इंद्रियार्थ संयोग, दूसरा है प्रज्ञापराध और तीसरा है परिणाम, ठीक है। तो ये तीन कॉजेस को अगर हम लोग समझेंगे तो उसमें भी आचार्य चरक ने उसके तीन अलग अलग कॉजेस बताए। जैसे असात्म इंद्रियार्थ संयोग है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो पहला असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, ठीक है, दूसरा क्या है, प्रज्ञापराध, और तीसरा है परिणाम, ठीक है। इसके चरक ने ऑलरेडी यहाँ पर भी बताया कि तीन इसके और भी योग होते हैं, कौन से, जैसे हर चीज का, जैसे असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, तीनों के एक तो अयोग होगा, ठीक है, अतियोग होगा, नहीं तो मिथ्या योग होगा, ठीक है, मिथ्या योग होगा। तो इन तीनों का भी क्लासिफिकेशन हमें इसमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो पहले इन तीनों के मतलब समझते हैं कि असात्म इंद्रियार्थ संयोग का मतलब क्या है। यहाँ पे वर्ड क्या है, असात्म, ये असाध्य गलती से है, असात्म्य है ये, ठीक है, असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग। हमने फर्स्ट ईयर में इंद्रिय और उसके अर्थ भी पढ़े, ठीक है, हमने पहले भी चैप्टर में भी यहाँ पर एक पढ़ा था कि इंद्रिय और इसके अर्थ जो होते हैं उसका अगर संयोग बराबर नहीं है, ठीक है, उसका अगर संयोग बराबर नहीं, तो संयोग ये किस तरह से आता है, तीन तरह से, अयोग होगा यानी कि कोई भी संयोग नहीं होगा, अतियोग होगा तो ज्यादा संयोग हो रहा है, और मिथ्या योग यानी कि थोड़ा इम्बैलेंस संयोग होगा, ठीक है। तो इसमें भी तीन योग आते हैं, अयोग, अतियोग
और मिथ्या योग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो इंद्रिय है और उनके अर्थ अगर संयोगित नहीं होते हैं तो भी व्याधि उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों का उनके अर्थों के साथ हीन, मिथ्या एवं अतियोग असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग कहलाता है। ठीक है, जो हमारे इंद्रिय है उसके अर्थ भी हमने पढ़े हैं। तो इंद्रिय हमारे एकादश इंद्रिय बताए, कितने? एकादश इंद्रिय होते हैं। कौन से? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक उभयेंद्रिय जिसे हम लोग मन कहते हैं। ठीक है, तो साथ में यहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा एक अंतरिंद्रिय या फिर मन जिसे हम लोग कहते हैं। इन सभी एकादश इंद्रियों के संदर्भ में अयोग, अतियोग एवं मिथ्या योग की कल्पना करनी चाहिए। इसका मतलब जो कॉजेस होंगे सिर्फ असात्म इंद्रिय का सहयोग यानी कि एक इंद्रिय के साथ नहीं है, हमारे कुल मिलाकर 11 इंद्रिय जो होते हैं टोटल, उसके साथ में ये तीनों का हमें कॉम्बिनेशन याद रखना है। यानी कि एकादश इंद्रिय में ज्ञानेंद्रिय 5, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5 और उभयेंद्रिय 1। ठीक है, उभयेंद्रिय 1। तो इनको अगर हम लोग ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई, ये 3 मल्टीप्लाई और ये 3 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये 11 और 11 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि ये 33 प्रकार के यहाँ पर असात्मी इंद्रियार्थ संयोग हमारे बनते हैं। तो कुल मिला के इसके प्रकार अगर देखेंगे तो 33 आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा असात्मी इंद्रियार्थ संयोग। प्रज्ञापराध किसे कहेंगे? प्रज्ञापराध की यहाँ पर डेफिनेशन क्या है? धी धृति स्मृति विभ्रष्ट विभ्रष्ट कर्मम यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तब विद्यात सर्वदोष प्रकोपन। यानी प्रज्ञापराध का यहाँ पर अगर हम लोग मेंटेन देखेंगे तो यहाँ पर मेंटल कंडीशंस को हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। धी यानी कि यहाँ पर धी, ध्रुति और स्मृति आए हैं। ठीक है, ठीक है, धी, ध्रुति और स्मृति। तो इन तीनों का अगर हम लोग यहाँ पर अयोग, अतियोग या फिर मिथ्या योग समझते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर अशुभ कार्य किया जाता है। अशुभ कार्य यानी कि जितने भी अशुभ कार्य या फिर जितने भी पाप कर्म हम लोग बोल सकते हैं, वो अगर अशुभ कर्म करते हैं तो उसे हम लोग प्रज्ञापराध ये संज्ञा देते हैं। और ये प्रज्ञापराध जो होता है उसकी वजह से सर्व दोष प्रकोप हो जाते हैं, यानी कि हमारे तीनों दोष जो है वो प्रकोपित हो जाते हैं, इसीलिए इसे प्रज्ञापराध कहा है। ठीक है, तो इसका एक तो अयोग होगा, अतियोग होगा या मिथ्या योग होगा, मिथ्या योग होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग और डिटेल में जाए तो वाक कर्म यानी कि बोलने की जो हमारी अशुभ कर्म होंगे, मन का अशुभ कर्म होगा और कायिक यानी कि हमारे शरीर का अशुभ कर्म होगा। इन तीनों का भी अयोग, अतियोग और मिथ्या योग होता है। तो अगर ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 प्रकार के प्रज्ञापराध हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि 9 प्रकार के प्रज्ञापराध के कॉजेस हमारे व्याधियों में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रज्ञापराध। परिणाम, परिणाम को हम लोग काल कहते हैं। चरक का ये श्लोक है, कालः पुनः परिणाम उच्यते, यानी कि कोई भी कालवाची जो भी कारण होंगे या फिर निदान होंगे उसे हम लोग परिणाम कहते हैं। तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं, अयोग से, ठीक है, मिथ्या योग से और अतियोग से। ठीक है, अतियोग से ये तीनों प्रकार काल के भी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो काल को ही हम लोग परिणाम कहते हैं। इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है वो और 3 भागों में किया गया है। कौन सा? दोष व्याधि उभय भेदाश्च सत्रिविधा, यानी कि इसके भी 3 प्रकार कौन से? दोष व्याधि या दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। ठीक है, दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। ठीक है, इसका क्या मीनिंग निकल के आता है? दोष हेतु में क्या श्लोक आया है? दोष हेतु यथा चय प्रकोप प्रशम निमित्ता यथर्थ उत्पन्ना मधुरादय। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी षटक्रिया काल की अवस्थाएं होती है उसमें जो चय प्रकोप प्रशम की जो अवस्था होती, शुरुआत की अवस्था होती थी ये, ठीक है, ये तीनों अवस्थाओं को निर्माण करने वाले जो कॉज होते हैं जिसकी वजह से हमारा दोष प्रकोपित होने वाला है। ठीक है, जो यहाँ पर चय प्रकोप प्रक्षम की जो अवस्था उत्पन्न हो रही है जिसके वजह से यहाँ पर दोष प्रकोपित हुए हैं, उन सब को हम लोग यहाँ पर दोष हेतु कहेंगे। ठीक है, और व्याधि हेतु का मतलब यहाँ पर क्या निकल के आता है कि व्याधि हेतु यथा मृद भक्षणम पांडु रोगस्य कारणम यद्यपि मृदपि दोषम प्रकोपित, यानी कि एक कोई ऐसा कॉज होगा जिसकी वजह से
दोष तो प्रकोपित होने ही वाले, लेकिन डायरेक्टली व्याधि उत्पन्न होगा। तो इसलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कह दिया मृद भक्षण जन्य पांडु रोग, यानी कि मृतिका भक्षण से पांडु रोग अवश्य होता है। तो ये डायरेक्टली व्याधि उत्पन्न करने वाला है, ठीक है, व्याधि उत्पन्न कर ले। यहाँ पे दोष प्रकोपित हो रहे, उसके बाद में व्याधि उत्पन्न हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोष तो प्रकोपित हो ही रहे, लेकिन डायरेक्टली ये व्याधि का भी कारण बताए, ठीक है। पांडु रोग होने के बहुत सारे कॉजेस बताए, लेकिन यहाँ पे मृद भक्षण करना ये हमारे पांडु रोग का एक मुख्य कारण बन सकता है, इसीलिए ये व्याधि हेतु कहलाएगा, ठीक है। उभय हेतु में क्या आएगा कि उभय हेतु में दोष भी प्रकोपित होंगे और व्याधि भी उत्पन्न होगा, ठीक है। यहाँ पे दोष तो प्रकोपित हो रहे, लेकिन ये एक स्पेसिफिक कॉज के लिए, हमारा व्याधि के लिए यहाँ पर हेतु कारणीभूत है, यानी कि इसका कॉज एक स्पेसिफिक कॉज है, ठीक है। लेकिन उभय हेतु में क्या है, यहाँ पर दोष प्रकोप भी दिखेगा और व्याधि भी उत्पन्न होता हुआ दिखेगा। तो इसमें क्या है, उभय हेतु वात रखते, उभय हेतु अर्था वात रखते हस्ते अष्टोर्त्व गताश्च तश्च, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग विदाही अन्नपान सेवन करते हैं, ठीक है, विदाही अन्नपान का सेवन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग अगर ऊंट की सवारी करते हैं, ठीक है, ऊंट की अगर सवारी करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा वात और रक्त दुष्ट होके हमें यहाँ पर वात रक्त नाम की व्याधि उत्पन्न होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोष भी प्रकोपित हुए और व्याधि भी उत्पन्न हुआ, इसीलिए ये उभय हेतु कहलाता है, ठीक है, ये उभय हेतु कहलाता है। इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो प्रकार बताए, ठीक है, कौन से, उत्पादक और व्यंजक। स एव उत्पादक व्यंजक भेदाश्च द्विधा, ठीक है। तो माधव निदान का वही श्लोक है। उत्पादक कॉज किसे कहेंगे, तत्र उत्पादको यथा हेमंत जो मधुर रस्य कफस्य, ठीक है। तो बेसिकली जो हेमंत ऋतु का कफ संचित हो रहा है, ठीक है, जिसमें मधुर रस कफस्य, यानी कि यहाँ पर हेमंत ऋतु में कफ का संचित होना, ये उत्पादक कॉज है, ठीक है। मधुर रस के या फिर हेमंत ऋतु में कफजन्य या फिर कफ का संचित होना, ये हमारे लिए उत्पादक कॉज है। लेकिन ये जो कफ जमा हुआ है उसको प्रकोपित करने के लिए कोई ना कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है व्यंजक कॉज, ठीक है। तो व्याधि उत्पन्न होने के लिए ये तो जरूरी है, लेकिन उसका यहाँ पर व्याधि को उत्पन्न करने वाला जो कोई भी फैक्टर होगा जो उसको अग्रीवेट करेगा, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए व्यंजक कॉज यहाँ पर जरूरी हो। व्यंजको यथा तस्यैव कफस्य व्यंजको वसंते सूर्य संताप, यानी कि वसंत ऋतु का जो सूर्य संताप है, ये आपके जो हेमंत ऋतु में जो कफ संचित हुआ है उसको ये एग्रीवेट करेगा, सूर्य संताप। इसलिए सूर्य संताप जो होगा वो व्यंजक कॉज कहलाएगा, यानी कि एग्रीवेटिंग फैक्टर या फिर एग्रीवेटिंग कॉज कह सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो ये व्यंजक कॉज कहलाएगा, ठीक है। उत्पादक कॉज वो जो प्रकोप संचित करने वाला, कफ को संचित करने वाला हेमंत ऋतु में, वो होगा उत्पादक कॉज, लेकिन उसको एग्रीवेट करने वाला फैक्टर यहाँ पर व्यंजक कॉज कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर क्या है, पुनः बाह्य अभ्यंतर भेद से हेतु के दो प्रकार बताए, यानी कि बाह्य और आभ्यंतर हेतु बताए। तत्र बाह्य आहार आचार कालादय, ठीक है। तो बाह्य हेतु किसे कहेंगे, आहार, विहार और काल, ये तीन जो है हमारे बाह्य हेतु कहलाएंगे किसी भी व्याधि को उत्पन्न होने के लिए। अभ्यंतर हेतु क्या कहलाएंगे, शरीरस्थ दोष एवं दुष्य को अभ्यंतर हेतु माना गया। तो जो शरीर के जो दोष और दुष्य है उसके अगर कारण से अगर व्याधि उत्पन्न हो रहा है तो वो हमारे अभ्यंतर हेतु कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद में प्राकृत और वैकृत, ये दो प्रकार बताए, प्राकृत हेतु प्रकोप और वैकृत हेतु प्रकोप। प्राकृत का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ पर देखेंगे, प्राकृतो यथा वसंत श्लेष्मा शरदी पित्त प्रावृषि वायु, इसका मतलब होता है कि जो वसंत ऋतु में जो कफ संचित हो रहा है, ठीक है, शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित हो रहा है और वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित हो रहा है, ठीक है। तो ये जो तीनों व्याधि यानी ये जो तीनों दोष का प्रकोप हो रहा है वो उसी स्पेसिफिक ऋतु में हो रहा है, ठीक है। जैसे वसंत में कफ हो रहा है, शरद में पित्त हो रहा है और वर्षा में वात हो रहा है, तो ये उनका काल है, ये उनका काल है, प्राकृत काल जिसे कहते हैं। उसमें ये यहाँ पर वसंत ऋतु में जैसे कफ जमा होना, शरद ऋतु में पित्त प्रकोप होना और वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित होना, ये एक प्राकृत समस्या मानी जाती है, प्राकृत कर्म माना जाता है, तो उसे प्राकृत हेतु कहा जाता है।
अब विकृत हेतु किसे कहेंगे? इसके अपोजिट में अगर देखेंगे तो वैकृतस्तु तथा वसंते पित्तम वायुर्वा वर्षासु कफ पित्तवा शरदि कफो वायुर्वा, यानी कि अगर वसंत ऋतु में कफ के अलावा अगर पित्त और वायु जम गया तो, ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे इसमें पित्त और वात जम गया तो, यानी कि प्रकोपित हुआ तो, शरद ऋतु में जैसे यहाँ पर देखेंगे वसंत पित्त वायुरा वर्षासु कफ पित्तवा, यानी कि वर्षा ऋतु में अगर वात की जगह पे कफ और पित्त का प्रकोप हुआ, ठीक है, या फिर शरद में कफ और वायु का, शरद में कफ और वायु का अगर प्रकोपित होता है तो वो वैकृत हेतु प्रकोप कहलाएगा, ठीक है। प्राकृत क्या है? उस ऋतु में स्पेसिफिकली वही दोष प्रकोपित हो रहे, लेकिन वैकृत क्या होंगे? वो दोष को छोड़ के जो प्राकृत कहलाएगा, उसके अलावा जो दो दोष प्रकोपित हो रहे उसको वैकृत हेतु प्रकोप कहा गया, ठीक है। इसके बाद के लास्ट का जो कॉजेज बताए, कॉजेज के प्रकार बताए, वो है अनुबंध्य और अनुबंध, ठीक है। अनुबंध्य का मतलब होता है यहाँ पर प्राधान्य, ठीक है, प्राधान या फिर प्रधान कह सकते हैं हम लोग इसे, प्राइमरी, ठीक है, ये प्रधान कॉज होता है। और ये अनुबंध का मतलब होता है अप्रधान। वर्ड में यहाँ पर एक ही य एक्स्ट्रा आया तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। अनुबंध यानी कि प्रधान, अनुबंध यानी अप्रधान, ठीक है। तो अनुबंध का मतलब समझते हैं, स्वतंत्रो व्यक्त लिंगो यथोक्त समुत्थान प्रशमो भवन्ति अनुबंध, यानी कि इसमें व्यक्त लक्षण जो होंगे वो स्वतंत्र होंगे, और ये जो हमारा सामान्य विशेष सिद्धांत है, ठीक है, सामान्य विशेष सिद्धांत आपको पता होगा शायद, ठीक है, समान से समान की वृद्धि होती है और विशेष से ह्रास होता है, ठीक है। तो उसके अलावा उसके अनुसार अगर देखेंगे तो जो समान होता है, अगर समान कर्म की अगर हम लोग व्याधि में कोई चिकित्सा करते हैं तो उसमें प्रशम हमें दिखाई देता है, और अगर हम लोग विषम चिकित्सा करते हैं ऐसे हेतु में तो यहाँ पर हमें उपशमन यानी कि उसका व्याधि बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमें दिखती है वो होता है अनुबंध कॉज यानी कि प्रधान कॉज, ठीक है। इसके अपोजिट में जो होगा वो होगा अनुबंध, यानी कि तद विपरीत लक्षणस्त्व अनुबंध, यानी कि इसके अपोजिट में जो भी व्याधि का कॉज होगा वो अनुबंध कॉज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 7 प्रकार से जो निदान है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो जो पहले 4 प्रकार हमने पढ़े, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्राधानी, ये 4 कॉजेस के ऊपर आपको एक आध एसएक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट 3 पार्ट मैंने बताए थे, प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध, असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग और परिणाम, ठीक है। इन तीनों के ऊपर भी आपको एक एसएक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए प्रिपेयर क्या करना आपको, इसमें से सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये जो पहला मैंने हमने पढ़ा है, ठीक है, पहला जो हमने पढ़ा सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्राधानी, और इसके अलावा प्रज्ञापराध, असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग और परिणाम, ये दोनों जो क्लासिफिकेशन आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग अग्नि की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।